हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम 9th क्लास का 4th चैप्टर मादे की पैमाइश इस सबक को डिस्कस करेंगे। इस सबक में हमें देखना है कीमियाई इम्तिज़ाज के क़वानीन, जौहर, इसकी जसामत, कमियत और गिरफ्त, सालिमी कमियत और मोल का तसव्वुर और असलिये। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कीमियाई इम्तिज़ाज के क़वानीन यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस क़ानून के मुताबिक क्या कहा जा रहा है? कीमियाई तामुलात के दौरान अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ई होती है। यानी जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई कीमियाई तामुल हो रहा है, इसके दौरान जो अशिया के मादे हैं उनकी तरतीब में तब्दीली होती है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि बर्फ़ का पानी बनना और फिर पानी का फिर से क्या है, बर्फ़ बन जाना। इनके अंदर जो प्रोसेस है, जो कीमियाई तामुल हो रहा है, इसके दौरान मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ई हो रही है। इस ज़िमन में 18वीं और 19वीं सदी के साइंसदानों ने बुनियादी तजुर्बात किए हैं। तजुर्बात के लिए इस्तेमाल शुदा अशिया और हासिल शुदा अशिया की बेनुक्स पैमाइश की गई। डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड जैसे साइंसदानों ने मादों और जौहरों की तरतीब का मुताला करके कीमियाई तामुलात के उसूल तलाश किए हैं। यानी किस तरीक़े से मादों और जौहरों की तरतीब होती है, कीमियाई तामुलात के क्या उसूल हैं, इनके लिए ये साइंसदानों ने अपने अपने तजुर्बात किए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कीमियाई तामुलात के उसूलों की जांच। इसके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बताया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCO2 का महलूल और उसी के साथ है सोडियम सल्फेट Na2SO4 का महलूल। जब हम इनका वज़न देख रहे हैं तो ये है 300.23 ग्राम। लेकिन जैसे ही इन दोनों का कीमियाई मिलाप होगा, कीमियाई मिलाप होने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर NaCl के महलूल में CaSO4 का सफ़ेद रसूब हमें हासिल हुआ है। तो यहाँ पर जो हासिल अशिया और आमिल अशिया है, इनका वज़न हमें 300.23 ग्राम ही नज़र आ रहा है। अब हम जान लेते हैं कि आमिल अशिया और हासिल अशिया क्या होती है। रिएक्शन के अंदर जो लेफ़्ट हैंड साइड में अशिया लिखी जाती है उसे आमिल अशिया कहते हैं और जो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है उसे हासिल अशिया कहते हैं। आमिल अशिया यानी रिएक्टेंट और हासिल अशिया यानी प्रोडक्ट्स। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन में आप देख सकते हैं A+B इट गिव्स C+D, यानी A+B के मिलाप से C+D क्या है, तैयार हो रहा है। यानी कि वो अशिया जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है इसे हम आमिल अशिया कहते हैं और इन आमिल अशिया के मिलाप से जो चीज़ हमें हासिल होंगी इसे हम हासिल अशिया यानी प्रोडक्ट कहते हैं। मादे की बक़ा का क़ानून यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक क्या है? अभी जो हमने सरगर्मी देखी है इसमें बुनियादी मादे की कमियत और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार शुदा मादे की कमियत यकसा ही है। यानी यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, जो आमिल अशिया है, वो थे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इनका वेट कितना है, 300.23 ग्राम और इनके मिलाप से NaCl के महलूल में CaSO4 का सफ़ेद रसूब हमें हासिल हुआ, जिसकी कमियत भी 300.23 ग्राम ही है। यानी कि कीमियाई तामुलात के नतीजे में जो मादे तैयार हो रहे हैं इनकी कमियत यकसा है। 1785 में फ्रांसीसी साइंसदान एंटोन लेवाइज़र ने अपनी तहक़ीक़ से ये नतीजा अख़ज़ किया कि कीमियाई तामुलात के दौरान मादे की कमियत में इजाफ़ा या कमी वाक़ई नहीं होती। किसने कहा है ये? लेवाइज़र ने कहा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, कीमियाई तामुलात होंगे, तो मादे की कमियत में इसके जो मास है इसमें ना तो कमी हो सकती है ना इजाफ़ा हो सकता है। कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेने वाली अशिया आमिल अशिया है जिसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो नतीजे में तैयार होने वाली अशिया है इसे हासिल अशिया कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट होता है।
तो क्या कहा जा रहा है, रिएक्टेंट और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार होने वाले प्रोडक्ट, इनकी जुमला कमियत मसावी होती है। यही मादे की बका का कानून है। इसके बाद मुस्तकिल तनासुब का कानून, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखेंगे। फ्रांसीसी साइंसदान J.L. प्रोस्ट ने 1794 में मुस्तकिल तनासुब के कानून की बुनियाद रखी। मुरक्कबात के मुख्तलिफ नमूनों के बुनियादी अज्जा की कमियत का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। तो मुस्तकिल तनासुब का कानून क्या है कि मुरक्कबात के मुख्तलिफ नमूनों के बुनियादी अज्जा की कमियत का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। यानी क्या मतलब होगा, अगर हम बात करें कि वाटर, पानी को जब भी लिखना है हम तो क्या लिखेंगे, H2O, है ना। कभी भी HO2 या HO2 या HO3 या H2O2 इस तरीके से लिखेंगे क्या, हम नहीं लिखेंगे। यानी कि जो भी मुरक्कब होगा इनकी जो बुनियादी अज्जा की कमियत है वो मुस्तकिल होती है। अब हम देखें कि किसी भी ज़राए से हासिल करदा पानी के अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमियत का तनासुब 1:8 होता है। यानी कि पानी कहीं का भी हो, अगर हम बात कर रहे हैं कि 9 ग्राम पानी हमारे पास जो है वो तैयार होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमियत का तनासुब 1:8 होगा। ये कभी भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद किसी भी ज़राए से हासिल करदा अगर CO2 की बात की जाए तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की कमियत का तनासुब 3:8 होता है। यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो ये मुस्तकिल तनासुब का कानून है। इसके बाद साइंसदानों के तारुफ में एंटोन लेवाइज़र जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक फ्रांसीसी साइंसदान थे। इन्हें जदीद कीमिया का मुवज्जिद कहते हैं। उन्होंने इल्म कीमिया के साथ साथ इल्म हयातियात और इल्म माशियात के शोबों में भी भरपूर काम किया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को इन्होंने नाम दिया है। शय के जलने के दौरान मादे का ऑक्सीजन के साथ तामुल होता है, इस बात को भी लेवाइज़र ने साबित किया है। कीमियाई तजुर्बात के दौरान आमिल अशिया और हासिल अशिया की कमियत मालूम करने के तरीक़े का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कीमियाई तामुलात के दौरान कमियत मुस्तकिल रहती है, इस उसूल पर भी पहली बार उन्होंने ही लिखा है। मुरक्कबात को मुनासिब तरीक़ों से नाम दिया है, मसलन सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है, इनको भी नाम दिया है। 1789 में जदीद इल्म कीमिया की पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रीटाइस ऑन केमिस्ट्री। इस तरीके से यहाँ पर जो है एंटोन लेवाइज़ी और उसी तरीके से प्रोस्ट, दोनों की जो है वो शक्लें, जो उनकी पिक्चर है वो दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे जौहर यानी कि एटम, इसकी जसामत, कमियत और गिरफ्त यानी साइज़, मास और वैलेंसी। सबसे पहले तो आप ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क किया गया है ये देखिए। जौहर यानी कि एटम। एटम में क्या होता है, जौहर में मरकज़ा होता है। मरकज़े को हम न्यूक्लियस कहते हैं। मरकज़े में नज़र आ रहे हैं हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि जो गोल रास्ते, गोल राउंड नज़र आ रहे हैं उसे हम मदार यानी ऑर्बिट कहते हैं। मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो मरकज़े में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि बैरूनी मदार में गर्दिश करने वाले कौन हैं, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर प्लस साइन है, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मुस्बत बारदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन मुतदिल होते हैं। आपने पिछली जमात में देखा है कि जौहर के दरमियानी हिस्से में मरकज़ा पाया जाता है और मरकज़े के बैरूनी हिस्से में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार ज़र्रात होते हैं। मरकज़े में मुस्बत बारदार प्रोटॉन होते हैं और गैर बारदार न्यूट्रॉन भी होते हैं,
जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। जौहर की जसामत इसके निस्फ़ क़ुतर के मुताबिक होती है, यानी जौहर जितना बड़ा होगा जितना कि उसका निस्फ़ क़ुतर होगा। अलहदा जौहर में जौहर का निस्फ़ क़ुतर जौहर के मरकज़े और इंतहाई बैरूनी मदार के दरमियान का फ़ासला होता है। तो जौहर का निस्फ़ क़ुतर हम किसे कहते हैं? मरकज़े से बैरूनी मदार, इंतहाई बैरूनी मदार के दरमियान का फ़ासला क्या कहलाता है? जौहर का निस्फ़ क़ुतर। जैसा कि हमें पता है दायरे का निस्फ़ क़ुतर हम सेंटर से तो जो उसका मुहीत है वहाँ तक क्या करते हैं? निस्फ़ क़ुतर लेते हैं। तो इसी तरीके से मरकज़े से इंतहाई बैरूनी मदार का दरमियान जो फ़ासला होगा इसे हम जौहर का निस्फ़ क़ुतर कहते हैं और जौहर के निस्फ़ क़ुतर की पैमाइश नैनोमीटर में की जाती है। अब हमें याद रखना है 1 नैनोमीटर की कीमत होती है 10⁻⁹ मीटर, यानी 10 की क़ुव्वत -9 मीटर, यानी 1 मीटर यानी 10 की 9वीं नैनोमीटर। अगर 2 नैनोमीटर कहा जाए तो आप नैनोमीटर की जगह पे सिंपली 10⁻⁹ याद रखें। क्या 1 nm की कीमत कितनी होगी? 10⁻⁹। 2 की कितनी होंगी? 2 × 10⁻⁹ मीटर। 3 की कितनी होगी? 3 नैनोमीटर, 3 × 10⁻⁹ मीटर। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जौहर, इसके जौहर का निस्फ़ क़ुतर 10 की -10 मीटर में है। पानी का सालिमा 10 की -9 मीटर में और हीमोग्लोबिन के सालिमे के जौहर का निस्फ़ क़ुतर 10 की -8 मीटर में होता है। इसके बाद जौहर के बारे में देख लेते हैं कि जौहर की जसामत का इन्हिसार इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के मदारों की तादाद पर होता है। जैसा कि अगर हम ये कहें कि मरकज़े के अतराफ़ में एक मदार है, फिर मदार हमने बढ़ा दिए हैं, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए। इस तरीके से जैसे जैसे मदार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? साइज़ भी बढ़ रहा है। तो जौहर की जसामत का इन्हिसार इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के मदारों की तादाद पर होता है। मदारों की तादाद जितनी होगी, ज़्यादा होंगी, उसकी जसामत भी उतनी ही होगी। मिसाल, सोडियम के जौहर के मुकाबले में पोटेशियम का जौहर बड़ा होता है। अगर 2 जौहरों के इंतहाई बैरूनी मदारों की तादाद यकसा हों, तब जिस जौहर के इंतहाई मदार में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जसामत इंतहाई बैरूनी मदार में कम इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले जौहरों के मुकाबले छोटी होती है। मिसाल के तौर पे सोडियम के जौहर के मुकाबिल मैग्नीशियम का जौहर छोटा होता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि अगर मदारों की तादाद क्या है? सेम है, लेकिन इस मदार में सपोज़ कि अगर पहले मदार में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद है 8 और सेम मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 6, तो क्या होगा? ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो मरकज़े की तरफ क्या करेंगे? कशिश करेंगे। मरकज़े की तरफ कशिश करने की वजह से साइज़ जो है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। बात आ गई समझ में? अगर कहा जा रहा है कि मदार क्या है? सेम है। अगर 3 मदार है लेकिन इन मदारों में इलेक्ट्रॉन की तादाद जिस मदार में क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी, तो वो इलेक्ट्रॉन मरकज़े की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्शन बताएंगे, इसलिए साइज़ क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। जौहर की जसामत का इन्हिसार इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की मदारों की तादाद पर होता है। अब यहाँ पर जौहर की कमियत मास ऑफ एटम देख सकते हैं क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखें मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए गए हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स यानी मरकज़े के बुनियादी ज़र्रात। याद रखें ये लफ्ज़। न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं हम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये क्या है? जौहरी कमियती अदद है, यानी एटॉमिक मास नंबर, जिसे हम A से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पर जो शक्ल में गुज़र चुका है कि जौहर की कमियत इसके मरकज़े में मरकूज़ होती है। यहाँ पे हमने देखा कि जो कमियत है वो मरकज़े में मरकूज़ है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई
जो तौर पर जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद ये क्या कहलाती है? जौहरी कमियती अदद कहलाती है, जिसे हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर मरकज़े के बुनियादी ज़र्रात यानी न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जौहर इंतहाई मुहीन ज़र्रा होता है। मुहीन यानी बहुत ही छोटा है, सादी आँख से हमें नज़र नहीं आता। तो इसकी कमियत हम कैसे मालूम करेंगे? ये सवाल साइंसदानों के सामने भी था। 19वीं सदी के साइंसदानों के लिए जौहर की कमियत सही तौर पर मालूम करना मुमकिन ना होने की वजह से जौहर की निस्बती कमियत का तस्वुर सामने आया। जौहर की निस्बती कमियत की पैमाइश के लिए एक नमूना जौहर की ज़रूरत थी। यानी अब हम क्या कहा जा रहा है कि जौहर तो बहुत ही छोटा है और इसकी कमियत हमें क्या करनी है? सही तौर पर मालूम करनी है। तो ये क्या था? हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए जौहर की निस्बती कमियत का तस्वुर पेश किया गया। अब किसी भी चीज़ की निस्बत लेना है यानी कि रेफरेंस लेना है। जैसा कि सपोज़ अगर हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करते हैं? स्केल का इस्तेमाल करते हैं कि 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे? स्केल पर 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी हमने स्केल का इस्तेमाल किया, उसकी निस्बत हमने क्या है? ली है। तो उसी तरीक़े से मरकज़े की कमियत मालूम जौहर की कमियत मालूम करने के लिए हमें किसी जौहर की निस्बती कमियत ज़रूरत थी। इसलिए हाइड्रोजन के जौहर सबसे हल्का होने की वजह से इब्तिदा में हाइड्रोजन के जौहर के नमूना जौहर के इंतखाब के तौर पर जौहर का नमूना जौहर के तौर पर इंतखाब हुआ, जिसके मरकज़े में सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसलिए ऐसे हाइड्रोजन के जौहर की मवाज़नाती कमियत एक इस तरह कबूल किया गया। यानी कि अगर सपोज़ हम भी क्या है कि अगर मार्केट में गए हैं और अगर हमें क्या है 2 kg क्या करने हैं? टमाटर लेने हैं, तो जो भी है जो सब्ज़ी तरकारी बेचने वाले होते हैं तो उनके पास जो है वो वेट 2 kg का अवेलेबल है। या अगर किसी इंसान को क्या है अगर 20 kg लेना है तो वो क्या करते हैं? पत्थर लगाते हैं, है ना। यानी कि उनको पता है कि ये पत्थर की वैल्यू जो है वो 1 kg के या 2 kg के क्या होती है? बराबर होती है। तो मवाजना करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। उसी तरीक़े से किसी भी जौहर के नमूना दिया गया है तो उसका मवाजना करने के लिए हाइड्रोजन को क्या किया गया है? लिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। इसलिए निस्बती जौहर की जौहरी कमियत की कीमत ए के बराबर हुई। नाइट्रोजन के एक जौहर की कमियत हाइड्रोजन के एक जौहर के 14 गुना होती है। याद रखिए हाइड्रोजन की कमियत हमें 1 लेना है, नाइट्रोजन की कितनी है? फिर हाइड्रोजन के मुकाबले में 14 गुना है। इसलिए नाइट्रोजन जौहर की निस्बती कमियत 14 है। इसके मुताबिक मुख्तलिफ अनासिर की निस्बती जौहरी कमियत तय की गई। इस पैमाइशी तरीक़े में कई अनासिर की निस्बती जौहरी कमियतें अशरी आदाद में तय की गई। इसलिए वक्त के साथ साथ दीगर कई जौहरों का नमूना जौहर के तौर पर इंतखाब हुआ। बिलाखिर 1961 में कार्बन के जौहर को नमूना जौहर के तौर पर मुंतखब किया गया। यानी 1961 में ये साबित किया गया कि अब हाइड्रोजन की जगह पे हम जौहर के नमूने को जो है कार्बन के जौहर का नमूना जो है वो मुंतखब करते हैं। इस तरीक़े में कार्बन के एक जौहर की निस्बती जौहरी कमियत 12 तस्लीम की गई। कार्बन के जौहर के मुकाबले हाइड्रोजन के एक जौहर की निस्बती जौहरी कमियत 12 ज़रब 1/12 यानी 1 होती है। जौहरों की निस्बती जौहरी कमियत की पट्टी पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की कमियत अंदाज़न 1 होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कुछ अनासिर और उनकी जौहरी कमियतें लिखने के लिए हैं, तो ये चार्ट यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए अनासिर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र जिसे हम गंधक कहते हैं, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनकी जौहरी कमियतें आप सभी को याद होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर सालिमी कमियत का कंसेप्ट हम लोगों को है। तो आप जल्द से जल्द ये 20 अनासिर और उसी तरीक़े से इनकी जौहरी कमियतों को याद करें। इसके बाद यहाँ पर आज के ज़माने में जौहर की कमियत की रास्त पैमाइश करने के
बेनुक्स तरीक़े ईजाद हो चुके हैं। यानी आज के ज़माने में हम इजीली जो है वो जौहर की कमियत मालूम कर सकते हैं और इसमें कोई भी गलती के इम्कानात नहीं है। इसलिए जौहर की कमियत के लिए निस्बती कमियत के अलावा मुत्तहदा कमियत यानी यूनिफाइड मास इकाई को कबूल किया गया और इस इकाई को हम डाल्टन कहते हैं। तो याद रखें, जौहर की कमियत मालूम करने के लिए जो इकाई का इस्तेमाल किया जाता है इसे डाल्टन कहते हैं और इसे यू अलामत से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पर 1 डाल्टन यानी 1 यू की कीमत कितनी होगी? 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर हम 1.6605 तक भी याद रखें तो काफ़ी है, इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखें 1 डाल्टन की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। अनासिर की कीमियाई अलामतें, केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। डाल्टन ने अनासिर को अलामतें देने के लिए मखसूस निशानियों का इस्तेमाल किया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं गोल दायरा है और इसके अंदर एक डॉट है। तांबा उनसर के लिए क्या है? गोल डॉट है, एक सर्कल है और इसके अंदर सी लिखा गया है। तो इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ अलामतें देने के लिए मुख्तलिफ़ निशानियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज हम IUPAC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। IUPAC फुल फॉर्म याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये मंजूर शुदा नाम और अलामतें हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। मौजूदा कीमियाई अलामतों का तरीक़ा बर्ज़ेलियस के दरियाफ्त करदा तरीक़े पर मुनहसर है। इसके मुताबिक उनसर की अलामत उसके नाम के पहले हुर्फ और पहले या दूसरे या दीगर मखसूस हुरूफ होते हैं। तो बर्ज़ेलियस ने जो तरीक़ा बताया था कीमियाई अलामतों का, इनके मुताबिक क्या है कि कोई भी अनासिर की अलामतें अगर हमें लिखना है तो उस उनसर का पहले नेम का हुर्फ लेना है या पहले या दूसरे के मखसूस हुर्फ जो है वो हमें लेना है। 2 हुर्फ में से पहला हुर्फ अंग्रेज़ी का कैपिटल लेटर ले और दूसरा हुर्फ जो है वो अंग्रेज़ी का स्मॉल लेटर ले। जैसा कि अगर हम बोले कि हाइड्रोजन की अलामत क्या है तो आप कहेंगे H, क्योंकि हाइड्रोजन की स्पेलिंग H से शुरू होती है इसलिए H। हीलियम की बात की जाए तो HE होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी H से शुरू हो रहा है, हीलियम भी H से, तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो इसलिए हीलियम में H कैपिटल और E जो है वो स्मॉल। कार्बन की बात की जाए तो C से ज़ाहिर किया जाएगा, कैल्शियम की बात की जाए तो Ca से ज़ाहिर किया जाएगा। तो इस तरीक़े से IUPAC सिस्टम आज के दौर में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। अनासिर और मुरक्कबात के सालिमे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बाज़ अनासिर के जौहर आज़ाद वजूद रखते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, जिसे हम क्या कहते हैं नोबल गैसेस, यानी ये अनासिर यक जौहरी सालिमे की शक्ल में होते हैं। बाज़ औक़ात अनासिर के 2 या ज़्यादा जौहरों के तामुल से उन अनासिर के सालिमे तैयार होते हैं। ऐसे अनासिर कसीर जौहरी सालिमे की शक्ल में होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन को बताना है तो हम O2 से ज़ाहिर करेंगे, नाइट्रोजन को N2 से, यानी ये 2 जौहरी सालिमी हालत में होते हैं। जब मुख्तलिफ़ अनासिर के जौहर एक दूसरे से तामुल करते हैं तब मुरक्कबात के सालिमे तैयार होते हैं, यानी अनासिर में कीमियाई कशिश की वजह से मुरक्कबात बनते हैं। तो ये भी सवाल आपको आता है, मुरक्कबात कैसे बनते हैं? तो कैसे बनते हैं? अनासिर में कीमियाई कशिश की वजह से मुरक्कबात बनते हैं और मुख्तलिफ़ अनासिर के जौहर एक दूसरे से तामुल करते हैं तब सालिमात तैयार होते हैं। अब है सालिमी कमियत और मोल का तस्वुर। सालिमी कमियत किसे कहेंगे? किसी मादे की सालिमी कमियत यानी इस मादे के एक साले में मौजूद तमाम जौहरों की जौहरी कमियतों का मजमुआ होती है। जौहरी कमियत की तरह सालिमी कमियत की इकाई भी डाल्टन है, जिसे यू से ज़ाहिर करते हैं। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये देखेंगे हम। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में सवाल आते हैं H2O की सालिमी कमियत मालूम कीजिए, यानी पानी की सालिमी कमियत मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी के जो बुनियादी अनासिर है कि पानी का सालिमा किन बुनियादी अनासिर से बना है,
देखिए फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है। इनकी जौहरी कमियतें क्या होंगी? तो अभी जो पिछला चार्ट है इसमें हमने आपको तमाम जो 20 एलिमेंट्स हैं इनकी जौहरी कमियतें दी थी, आप उसमें से देखें तो हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 होती है और ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 होती है। अब क्या करेंगे, हम सालिमे में जौहरों की तादाद देखेंगे कितनी है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो क्या करें, जौहरी कमियत को सालिमे में जो जौहर है उनकी तादाद से ज़रब कर दें। तो हाइड्रोजन की जौहरी कमियत कितनी है? 1 और जौहरों की तादाद कितनी है? 2। तो 1 ज़रब 2 कर दें, 1 ज़रब 2, 2 1 का 2। ऑक्सीजन की जौहरी कमियत कितनी है? 16 और जौहरों की तादाद कितनी है? 1, 16 1 का 16। इस तरीके से अज्जा की कमियतें 2 और 16 हो गई है। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 16 में 2 मिला दें, टोटल कितना हो गया है? 18 हो गया है। तो इस तरीके से ये तो हमने पूरा डिटेल में देखा। शॉर्टकट हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। पानी की जौहरी कमियत मालूम करनी है तो पानी में हम देखेंगे क्या है कि H2O इसका फार्मूला है। हाइड्रोजन की देखें यहाँ पर अनासर के जो चार्ट में आप लोगों को दिया गया, हाइड्रोजन की जौहरी कमियत है 1 और ऑक्सीजन की जौहरी कमियत कितनी है? 16। तो हाइड्रोजन कितनी मर्तबा है? 2 टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन कितनी मर्तबा है? 1 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 ज़रब 2 जमा ऑक्सीजन की 16 ज़रब 1, 2 1 का 2 जमा 16 1 का 16, 16 और 2 18। इसी तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है NaCl। अब देखें यहाँ पर Na सोडियम की कितनी है? 23 और क्लोरीन की कितनी है? 35.5। Na में Cl को ऐड कर दें तो आंसर हो जाएगा 58.5। अब बात की जाए MgCl2 की, तो Mg कितना है? 1 मरतबा, तो Mg प्लस क्लोरीन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2 × Cl। अब Mg की जौहरी कमियत कितनी है? देखिए यहाँ पर Mg की कितनी है? मैग्नीशियम की 24 और क्लोरीन की कितनी है? 35.5। मल्टीप्लाई कर दें, 24 जमा 2 ज़रब 35.5, ये हो गया 71। ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 95। KNO3 भी हमने मालूम किया है, K 1 मरतबा जमा करेंगे N प्लस 3 मरतबा ऑक्सीजन। K की जौहरी कमियत है पोटेशियम की 39, नाइट्रोजन की देखेंगे हम 14 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन की 16, ऐड करने पर 101। इस तरीके से आप लोग मुख्तलिफ़ फार्मूले जो है वो आप बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अपने लेवल पर सॉल्व करें। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम आपको सॉल्व करना और बता देंगे। तो यहाँ पर सालिमी कमियत का मतलब क्या हुआ? अज्जा के जौहरी कमियत का मजमुआ, यानी जितने भी अज्जा यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं उनका मजमुआ लेना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखें, सालिमी में जौहरों की जो भी तादाद है उसको जौहरी कमियत से ज़र्ब कर देंगे तो सालिमी कमियत जो है वो क्या होंगी हमें मालूम हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर जो फार्मूले दिए गए हैं, जैसा कि मैंने NaCl, MgCl2, KNO3 ये मालूम कर चुकी हूँ। आप लोग H2O2, AlCl3, CaOH, MgO, H2SO4, HNO3 और NaOH की वैल्यूज़ मालूम करें और इनके सालिमी ज़ाब्तों के साथ इनकी जौहरी कमियतें भी और सालिमी कमियतें भी याद करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिट है। इसके बाद है मोल कंसेप्ट। मोल किसे कहते हैं? अनासिर और मुरक्कबात जब कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं तब इनके जौहर और सालिमों के दरमियान तामुल होता है, इसलिए इनके जौहर और सालिमों की तादाद मालूम होनी चाहिए। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अनासिर और मुरक्कबात केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो इनके जौहर और सालिमें एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? तामुल करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जौहर की सालिमात की तादाद कितनी है। लेकिन कीमियाई तामुलात करते वक्त जौहर और सालिमों की पैमाइश की बजाय आसानी से पैमाइश की जा सके ऐसी मिक़दार गिन कर लेना आसान होता है, इसके लिए मोल तसव्वुर का इस्तेमाल होता है। यानी जैसा कि अगर हमें क्या है कि कोई भी चीज़ हमें लेनी है तो हम एक एक गिनते नहीं बैठते, है ना। हम क्या करते हैं कि एक जो है पर्टिकुलर उसकी जो वैल्यू है वो हम लेते हैं। जैसा कि हमें क्या है कि केले लेने हैं, बनाना ख़रीदने हैं
तो हम क्या करेंगे, दर्जन का इस्तेमाल करते हैं ना, एक दर्जन। एक दर्जन हमें पता है कि क्या है, 12 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से मोल का तस्वुर यहाँ पर दिया गया है। मोल मादे की ऐसी मकदार है जिसमें मादे की ग्राम में कमियत इस मादे के सालिमी कमियत की डाल्टन कीमत के मसावी होती है। यानी क्या है, देखिए यहाँ पर सालिमी कमियत मसावी मादे की कमियत, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो सालिमी कमियत को डाल्टन में नापेंगे और मादे की कमियत को ग्राम में। तो क्या है, अब देखिए ऑक्सीजन की सालिमी कमियत कितनी है। आप जो O2 ऑक्सीजन का पहले सालिमी कमियत हम निकाल दें। फार्मूला क्या है इसका, O2, और इसकी जो कमियत है एटॉमिक मास कितना है इसका, 16। तो ऑक्सीजन को O2 से जाहिर करेंगे, 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो सालिमी कमियत ऑक्सीजन की कितनी है, 32, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 1 मोल ऑक्सीजन। अब समझ में आ गया है, 1 मोल यानी किसी भी जो अनासिर दिए गए हैं आपको, या जो भी सालिमी कमियत है, मादे की कमियत उसके सालिमी कमियत के बराबर होती है। यानी 1 मोल ऑक्सीजन यानी उसकी सालिमी कमियत के बराबर होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन। अब उसी तरीके से 1 मोल पानी किसे कहेंगे, तो हम पहले पानी की सालिमी कमियत निकाल दें। पानी की सालिमी कमियत कितनी है, 18 है ना। H2O निकाले हमने, कितनी हो गई है, 18, यानी 18 ग्राम पानी को हम 1 मोल पानी कहेंगे। ये याद रखना है। मुरक्कब का 1 मोल यानी मुरक्कब के क्या है, सालिमी कमियत के बराबर वाली कीमत ग्राम में होनी चाहिए। 1 मोल यानी मादे की कमियत काय में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, और सालिमी कमियत डाल्टन में होनी चाहिए। अब हम मादे के मोल की तादाद यानी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स n है, इसे n से जाहिर करेंगे हम। मादे की ग्राम में कमियत बटे मादे की सालिमी कमियत। शॉर्टकट याद रखें, नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। याद रखें, अगले जो प्रॉब्लम है इसमें हमें लगेगा n यानी नंबर ऑफ मोल किसे कहते हैं, वेट इन ग्राम, ग्राम में जो भी वज़न दिया जाए और इसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से यानी सालिमी कमियत से डिवाइड करना होता है, इसे हम मोल कहते हैं। इसे हम नंबर ऑफ मोल्स यानी मादे के मोल की तादाद कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एवोगैड्रोज नंबर यानी एवोगैड्रो का अदद। किसी भी मादे की 1 मोल मिक़दार में सालिमों की तादाद महदूद होती है। यानी हमने देखा है कि 1 मोल के अंदर सालिमों की तादाद क्या होती है, महदूद होती है। इटली के साइंसदान एवोगैड्रो ने इस ज़िमन में बुनियादी तहक़ीक़ की और इन तादाद को एवोगैड्रो अदद कहते हैं। यानी जितने सालिमों की तादाद है उसे एक अदद से उन्होंने ज़ाहिर किया है और इस अदद को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोज नंबर को Na इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। आगे चलकर साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तजुर्बात की रोशनी में एवोगैड्रो अदद की कीमत मालूम की है। तो याद रखें, एवोगैड्रोज नंबर को Na से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी कीमत कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी मादे का 1 मोल, देखिए समझिए, ये 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 सालिम। जैसा कि अगर हम कहें 1 दर्जन यानी कि 12, 1 सदी यानी 100, 1 ग्रॉस यानी 144, 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 सालिम। आ गया है समझ में। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 मोल पानी यानी कितना होता है, तो 1 मोल पानी उसकी सालिमी कमियत के बराबर था। पिछला टाइम हमने देख चुके, 18 ग्राम पानी, यानी उसके सालिमे कितने होंगे, 1 मोल के बराबर एवोगैड्रोज नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 सालिमे। तो ये बात बिल्कुल आप जो है जहन में रखें, 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम पानी यानी 6.022 इंटू 10⁻23 सालिमे।
इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सवाल दिया गया है 66 ग्राम CO2 में कितने साले में होंगे। 12th क्लास में भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन है, नीट में भी दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बता देती हूँ कि कैसे निकालना है। सबसे पहले आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ पर स्टेप जहन में रखें। सबसे पहले जो भी आप लोगों को सालिमा दिया गया है इसकी हमें सालिमी कमियत मालूम करना, नंबर 2 मोल की तादाद मालूम करना, और नंबर 3 साले में कितने होंगे वो मालूम करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, CO2 की सालिमी कमियत मालूम करेंगे। सालिमी कमियत कैसे मालूम करते हैं, कितने मरतबा कार्बन है, कार्बन 1 मरतबा प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम्स। इनकी एटॉमिक मासेस लिखेंगे 12 ज़रब 1 जमा 16 ज़रब 2 12 जमा 32। इस तरीके से सालिमी कमियत 44 मालूम कर चुके। अब मोल की तादाद यानी कि N, इससे पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। N यानी वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो भी ग्राम में कमियत दी गई है उसको इसकी सालिमी कमियत से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें। तो सवाल में देखना है कितने ग्राम CO2 दिया गया है 66, मॉलिक्यूलर वेट यानी सालिमी कमियत कितनी है 44। 66 को 44 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 1.5, यानी मोल की तादाद कितनी हो गई है 1.5। अब साले में मालूम करने हैं तो अपने को पता है 1 मोल यानी कितना होता है, कितने साले में, एवोगैड्रोस के बराबर। 1 मोल की कीमत 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब 1.5 मोल यानी कितने, तो 1.5 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 साले में। क्या करना है, सबसे पहले देखें सालिमी कमियत मालूम करना, यह आप लोगों को आ जाएगा। मोल की तादाद मालूम करें। मोल की तादाद कैसे मालूम करेंगे, जितने ग्राम सवाल में दिया गया है उसको, जो वेट ग्राम में दिया गया है उसको सालिमी कमियत से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे तो n की तादाद आ जाएंगी, और जो भी n की तादाद आ जाएंगी उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको साले में आ जाएंगे। इस तरीके से अपने लेवल पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर 1 दर्जन केले यानी कि 12 केले होते हैं। ग्रॉस किसे कहते हैं, 144 ब्याजों को मजमूई तौर पर 1 ग्रॉस ब्याजे कहते हैं। 1 मोल नमक यानी कितने साले में है 6.022 इंटू 10⁻23 58.5 ग्राम। अब नमक यानी कौन होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसे हमेशा जहन में रखें, किसी मादे की दी हुई मकदार में सालिमों की तादाद उस मादे की सालिमी कमियत से तय की जाती है। यानी कि सालिमों की तादाद हमें मालूम करनी है तो सालिमी कमियत से हमें मालूम करना पड़ेगा। मुख्तलिफ मादों के यकसा कमियत की मकदार में सालिमों की तादाद मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ मादों के 1 मोल मकदार की ग्राम में कमियत मुख्तलिफ होती है। तो अभी जिस तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम किया है उसी तरीके से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, साले में मालूम करने हैं। तो एक मरतबा फिर से स्टेप देख लें। आप क्या करें, सबसे पहले सालिमी कमियत मालूम करें, मोल की तादाद मालूम करें, और फिर जितनी भी मोल की तादाद आ जाएंगी उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से ज़र्ब कर दें तो आपको साले में मालूम हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर 36 ग्राम पानी है तो सबसे पहले आप पानी का जो सालिमी कमियत है कितने हो जाएंगी 18 है, मालूम हो गई। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, कितने दिए गए हैं 36। 36 को आप 18 से डिवाइड करते, 18 दूनी 36, यानी n की तादाद कितनी हो गई है 2 आ गई हैं। और अब वो 2 को आप 6.022 इंटू 10⁻23 से ज़र्ब दे दें तो ये हो जाएंगे पानी के साले में। सिंपली आप H2SO4 भी इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब है वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि गिरफ्त। अनासिर की मुरक्कबात बनाने की इस्तिदाद को गिरफ्त कहते हैं, यानी कि अनासिर कितने मुरक्कबात बना सकते हैं, इसे गिरफ्त यानी वैलेंसी कहते हैं। अनासिर की गिरफ्त को मखसूस अदद से ज़ाहिर किया जाता है। ये अदद उस उनसर के एक जौहर ने दीगर जौहरों के साथ बनाई हुई कीमियाई बंदिशों की तादाद होती है। तो सबसे पहले देखिए अब गिरफ्त जो है वो होती क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर गिरफ्त समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को हमने 14 से लेकर
एक मिनट, यहाँ पर आपको 14 एलिमेंट्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से लेकर सिलिकॉन तक है। इनके जौहरी आदाद जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़े से है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील की बात करते हैं तो KLMN इस तरीक़े से क्या होते हैं, मदार होते हैं। तो देखिए कि K मदार में जो है इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश, यानी K में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बैठ सकते हैं, दूसरे मदार की गुंजाइश है 8। अब देखिए हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है, 1 है, तो K में कितने बैठेंगे, 1। हीलियम का जौहरी अदद है 2, तो K की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को भरने की, तो उसमें 2 आ जाएंगे। अब लिथियम का जौहरी अदद है 3, तो कैसे लिखेंगे, K में कैपेसिटी है 2 की, फिर 1 इलेक्ट्रॉन L मदार में आ जाएगा, तो 2,1 ये लिथियम की है। बेरिलियम का जौहरी अदद है 4, तो 2,2। बोरॉन का जौहरी अदद है 5, 2,3। कार्बन का जौहरी अदद है 6, 2,4। नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7 और नियॉन 2,8। अब इस तरीके से L मदार के अंदर 8 की कैपेसिटी थी, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके। अब M मदार के अंदर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मूला है 2n²। इस तरीके से क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनी तश्कील किस मदार में कितने इलेक्ट्रॉन की क्या है कैपेसिटी होती है, मगर हम M मदार में भी जो है वो 8 ही लेते हैं। तो सोडियम जो है इसका जौहरी अदद है 11, तो कैसे लिखेंगे, पहले मदार में कैपेसिटी 2 की, दूसरे मदार में 8 की, तो 2 और 8 10 हो गए हैं, और फिर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो M मदार में। उस तरीके से मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283 और सिलिकॉन 284। तो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, लास्ट के ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाइड्रोजन में कितने हैं, 1। हीलियम में कितना है, लास्ट ऑर्बिट में 2। लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4। इस तरीके से आखिरी मदार में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वहाँ पर हम लिख देंगे, ये गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। अब गिरफ्त किसे कहते हैं, ये देखिए, K ऑर्बिट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी 2 की है और L के अंदर 8 की है, यानी K हमेशा अपने मदार में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा और L हमेशा 8। तो हाइड्रोजन का जो है गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसलिए 1 हो जाएंगी। अब हीलियम देखिए, हीलियम के मदार में K में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो कैसी है, फुलफिल है, यानी कि ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा, क्योंकि K में 2 की कैपेसिटी है, उसके पास 2 मौजूद है, इसलिए गिरफ्त कितनी होंगी, 0 होंगी। अब लिथियम की बात करते हैं 2,1, तो इसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गिरफ्त होगी 1। बेरिलियम के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गिरफ्त होगी 2। बोरॉन के आखिरी मदार में है 3, तो इसलिए गिरफ्त होगी 3। कार्बन के आखिरी मदार में है 4, इसलिए गिरफ्त होगी 4। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के मदार में 2,5, यानी K मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन L मदार में कितने हैं, 5 है। अब ये L की कंडीशन कितनी थी कि L के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब इसके पास कितने हैं, 5। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको देना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना आसान है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा कि 3 लेना आसान है ना, क्योंकि अगर 5 ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो जाएंगी 2,8। इसलिए गिरफ्त कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। उसी तरीके से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2,6, तो 6 देना आसान है या 2 लेना आसान है, क्योंकि 6 में 2 मिलाए ही तो 8 होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है 2,6 है, लेकिन फिर भी गिरफ्त कितनी होगी, 2। अब आप फ्लोरीन का बताएं, फ्लोरीन का जो है 2,7 है, 7 देना आसान कि 1 लेना आसान, तो बराबर है आंसर 1 लेना आसान, इसलिए गिरफ्त होगी 1। अब जब नियॉन की बात करें तो 2,8 है, यानी कि K मदार में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और L मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए इसकी गिरफ्त होगी 0। इसके बाद सेम वैसे ही
सोडियम की गिरफ्त लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। तो जब हम गिरफ्त का गौर से देखें, मुताला करें, तो ये याद रखें कि गिरफ्त 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से क्या हो जाती है, 0 की तरफ आती है। देख रहे हैं हम 0 1 2 3 4, जैसे 4 हो गई फिर रिवर्स ले लेंगे हम 3 2 1 0, फिर जैसे 0 हो गया फिर 1 2 3 4, जैसे 4 हो जाए फिर 3 2 1 0। इस तरीके से गिरफ्त होती है। आई होप आप लोगों को गिरफ्त का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो ये जो चार्ट था, जदवल मुकम्मल करना है, वही जदवल थी जिसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर जो है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2,8,1, क्योंकि जौहरी अदद जो है 11 है इसका, 2,8,1। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे तो क्या हो जाएगा 2,8, यानी कि इसने अपनी मुसम्मन की हालत क्या है, कंप्लीट कर ली है, सेटिस्फाई कर। मुसम्मन की हालत मतलब क्या है, मुसम्मन हम 8 को कहते हैं, यानी कि इसके जो एल ऑर्बिट है, एल मदार है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 2,8 हो चुका है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता, माइनस चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो क्या हो जाएगा, खुद पॉजिटिव हो जाएगा, तो Na+। इसको हम सोडियम आयन यानी कि सोडियम कैटायन कहते हैं। प्लस को क्या कहते हैं, कैटायन। जबकि क्लोरीन की अगर बात की जाए 2,8,7 है, तो चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,8 हो जाएगा। तो अपनी मुसम्मनी हालत कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लेगा, ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आया है करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ऐड हुआ, इसलिए माइनस साइन लगानी है। तो Cl- क्लोराइड आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन। तो ये है एनाइन। तो इस तरीके से 2,8,8, तो Na+ सोडियम कैटाइन और Cl- क्लोराइड एनाइन के मिलने से सोडियम क्लोराइड यहाँ पे तैयार हुआ है। अब हम देखेंगे कि N1 पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, Cl पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, यानी मुखालिफ बरक़ी बार हमें नज़र आ रहे हैं। और मुखालिफ बरक़ी बार की वजह से इनके दरमियान एक किस्म की कशिश है, एक बंदिश बन गई है। ये कीमियाई बंदिश है जिसे हम आयंस के तबादले की वजह से बनी है, इसे हम आयनी बंदिश कहते हैं। इस तरह सोडियम जौहर की इस्तेदाद कितनी है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसलिए सोडियम की गिरफ्त 1 होंगी। उसी तरीके से क्लोरीन की इस्तेदाद कितनी है, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 1 लिया है, तो इसलिए क्लोरीन की भी जो गिरफ्त है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो सोडियम की और क्लोरीन की दोनों की गिरफ्त कितनी है, 1 होती है। तो यहाँ पे कौन सी बंदिश बनी है, आयंस के दरमियान जो बंदिश है वो है आयनी बंदिश। तो आयनी बंदिश बनते वक्त अंसर का जौहर जितने इलेक्ट्रॉन खोता है या हासिल करता है वो तादाद उस अंसर की गिरफ्त होती है। जैसा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो दे दिया वो उसकी गिरफ्त, इलेक्ट्रॉन खो दिया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका, यानी वो उसकी गिरफ्त है। अब हम साइंसी शीशी देखेंगे। मुस्बत बार वाले आयन को कैटाइन और मनफी बार वाले को एनाइन कहते हैं। MgCl2 में Mg2+ कैटाइन है, Cl- ये एनाइन है। अनासिर के इंतहाई बैरूनी मदार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को जदवल मुकम्मल करने के लिए दिया गया है, तो हमने पहले ही ये जदवल पूरी तरीक़े से मुकम्मल तौर पे देख चुके हैं। जिसको समझ नहीं आया है वो फिर से वीडियो को देखें। इसके बाद यहाँ पर 1 से ज़ायद गिरफ्त ज़ाहिर करने वाले चंद अनासिर दिए गए हैं, जैसा कि है तांबा, जिसकी अलामत है 1। तांबे की गिरफ्तें 1 और 2 हो सकती है। अगर Cu+ हो तो Q+ कहेंगे, Cu2+ हो Q- कहेंगे। उसी तरीके से पारा है, मर्क्यूरी जिसे कहते हैं हम, अलामत है Hg, गिरफ्त है इसकी 1 और 2। Hg+ होगा मर्क्यूरस, Hg2+ मर्क्यूरिक। उसी तरीके से लोहा, जिसकी अलामत है Fe, आयन जिसे कहते हैं हम, गिरफ्तें हैं 2,3। Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, फेरस फेरिक।
इसके बाद यहाँ पर असलिए यानी रेडिकल्स क्या है वो देखने हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ तेज़ाब और असास दिए गए हैं और इनके आप लोगों को कैटाइंस और एनाइंस लिखने हैं। तो मैं बता देती हूँ, उसी तरीके से होमवर्क में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन। HCl तेज़ाब है, इसमें कौन से कैटाइन होंगे? H+। एनाइन कौन से होंगे? Cl-। उसी तरीके से HBr में क्या होगा? H+Br-। HNO3 क्या आप बोलिए? उसी तरीके से असास NaOH, तो कैटाइन होंगे Na+, एनाइन होंगे OH-। KOH में K+OH-। तो CaOH2 ये आप लोगों का होमवर्क। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ब्लैक बोर्ड वर्क आप लोगों को दिया गया है, सबसे पहले आप ये समझें, तेज़ाब और असास आप लोगों को दिए गए हैं। तेज़ाब के नाम दिए गए हैं HCl, HBr और HNO3। अब कैटाइंस और एनाइंस जो अभी हम लोगों ने पिछला चार्ट देखा, इसमें देखे थे H+Cl-, H+Br-, H+NO3-, है ना, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस ये असासी असलिए हैं। एनाइंस यहाँ पर कौन है? Cl-, Br-, NO3-। इनके साथ हम देख रहे हैं कौन से कैटाइंस है? H+, H+, नज़र आ रहा है हमें, यानी तेज़ाब के अंदर हमें पता है कि H+ होता है। तो जब H+ कैटाइंस के साथ एनाइंस मिलते हैं तो तेज़ाब बनेंगे। समझ आ गया? H+ कैटाइंस के साथ जब क्या मिलेंगे? एनाइंस मिलेंगे, तो क्या बनेंगे? तेज़ाब बनेंगे। इसका मतलब ये है कि एनाइंस क्या है? तेज़ाबी असलिए हैं, क्योंकि इन एनाइंस ने H+ के साथ मिलकर तेज़ाब बनाया है, इसलिए एनाइंस को हम तेज़ाबी असलिए कहते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप लोगों ने तेज़ाब का याद कर चुके हैं तो आप असास का बिल्कुल भी याद ना करें, कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसा कि ऐसा असास है NaOH, KOH, CaOH2, तो हमें पता है कि जो असास होता है उसमें OH- होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, और तेज़ाब में H+ आयंस। अब यहाँ पे देखिए कि असास कब बनेगा? जब उसमें OH- चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए एनाइंस में हमें OH-, OH-, OH- नज़र आ रहा है। तो ये एनाइंस के साथ जब कैटाइंस मिल गए हैं, OH- एनाइंस के साथ जब कैटाइंस मिल गए हैं तो क्या बनते हैं? असास बनते हैं। इसलिए कैटाइंस को हम क्या कहेंगे? असासी असलिए कहेंगे। तो ये बात जहन में रखें। अब है मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ता। तो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, जैसा कि आयोनिक कंपाउंड आप लोगों को दिया गया है NaCl। इसके अंदर जो है कोई भी सालिमा जो होता है इसमें दो हिस्से होते हैं, एक है कैटाइन, दूसरा है एनाइन। इन्हें हम तेज़ाबी और असासी असलिए कहते हैं। ये दो मुख्तलिफ हिस्से जो है, दोनों हिस्से मुख्तलिफ बारदार होते हैं, जैसा कि Na पर प्लस है और Cl पर माइनस। इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश होती है, आयनी बंदिश होती है। इनका पहला लफ्ज़ कैटाइन है, जबकि दूसरा लफ्ज़ क्या है? एनाइन होता है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड जब नाम दिया गया तो सोडियम ये क्या है? कैटाइन है। क्लोराइड जो है वो क्या है? एनाइन है। तो जो है पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, बाद में एनाइन का नाम लिखते हैं। कीमियाई ज़ाब्ता लिखते वक्त कैटाइन की अलामत बाएं जानिब और इससे मुंसलिक यानी कि इससे जो अटैच है दाएं जानिब हम एनाइन की अलामत लिखते हैं। और जब हम सालिमी ज़ाब्ता लिखेंगे तब हम आयनों पर बरक़ी बार ज़ाहिर नहीं करते। जैसा कि मैंने यहाँ पर NaCl लिखा, तो NaCl पर कोई भी मैं प्लस माइनस यहाँ पे लिखना है कि नहीं, लेकिन जैसे कैटाइन और एनाइन की बात आती है तो इस पर हम प्लस माइनस लिखते हैं। मुरक्कब असलियों की तादाद 2 या ज़्यादा रहने पर असली की अलामत खौस में लिखकर तादाद खौस के बाहर लिखी जाती है। गिरफ्तों की तिरछी ज़रब के तरीक़े में ये तादाद हासिल करना आसान है। तो आइए देखते हैं चैप्टर का इम्पॉर्टेंट बिट कि किस तरीके से हमें कीमियाई ज़ाब्ते लिखने हैं और इनके मरहले क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है सोडियम सल्फेट का फार्मूला आप लोगों को बनाना है। तो क्या है? इसके 4 मरहले हैं। सबसे पहले मरहले में असलियों की अलामत लिखनी है। तो सोडियम को कैसे लिखेंगे हम? Na। सल्फेट को कैसे लिखेंगे? SO4।
दूसरे मरहलों में इनकी गिरफ्त लिखनी है। Na की गिरफ्त होती है 1 और SO4 सल्फेट की गिरफ्त होती है 2। अब ये गिरफ्त हम कहाँ से लिखेंगे, तो आपको इसके बाद एक चार्ट है, तो वो चार्ट में से आप लोगों को याद करने हैं। मरहला नंबर 3 क्या है कि हमें क्या करनी है, तिरछी ज़रब करनी है। तो Na को 2 से मल्टीप्लाई और SO4 को 1 से मल्टीप्लाई, तो हो गया है फॉर्मूला Na 2 टाइम्स हो गया Na2, SO4 1 टाइम SO4, Na2 SO4। इस तरीके से मुरक्कब का सालिमी ज़ाब्ता हमने लिखना सीख चुके हैं। तो क्या है मरहले, अलामत लिखना है, अलामतों के नीचे गिरफ्त लिखनी है और तिरछी ज़रब। इस तरीके से बन चुका है हमारा फॉर्मूला। जैसा कि अभी जो सोडियम सल्फेट है, अलामत लिखना है, गिरफ्त लिखनी है, तिरछी ज़रब। अलामत क्या है Na, यहाँ पर सल्फेट को SO4। अब देखिए Na सोडियम की गिरफ्त कितनी है, ये चार्ट में देखिए आप, यहाँ पर Na प्लस, एक प्लस है करके 1, SO4 सल्फेट देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखिए सल्फेट कार्बोनेट के नीचे दिया गया है, सल्फेट 2 माइनस है तो 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2 SO4। उसके बाद यहाँ पर कुछ फार्मूले मैंने आप लोगों को बनाए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, पहले कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, कैल्शियम के नीचे हम देखें कैल्शियम का क्या है 2, उसी तरीके से CO3 कार्बोनेट ढूंढिए यहाँ पर आप, करेक्ट 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 1 हो गया है, तो यहाँ पे 1 कैल्शियम है, 1 CO3 CaCO3। उसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड AgCl 1 1 फार्मूला हो जाएगा AgCl। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो चौथा चैप्टर है मादे की पैमाइश पूरी तरीके से देख चुके हैं। चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, जैसा कि गिरफ्त है, सालिमी कमियत मालूम करना है, मोल का कंसेप्ट है, एवोगैड्रोज नंबर है और कीमियाई ज़ाब्ता है, एक मरतबा अगर आप लोग ये सब बातें ज़हन नशीन कर लें तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। उसी तरीके से फ़िज़िक्स का जो आवाज़ का मुताला, ये सबक भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी आप लोगों को है, उसमें वेव्स दी गई हैं, इको दी गई है, उसी तरीके से वेलोसिटीज़ है, सोनार का प्रोसेस है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और दूसरे वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं अल्फैज़ चैनल पर, उसे भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।